हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत बताया था। आज मैं आप लोगों को प्लेटो का साम्यवाद बताने जा रहा हूँ। धारणा साम्यवाद क्या है, जैसा कि हम साम्यवाद के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं और साम्यवादी की अवधारणा से अवगत भी हैं कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद का ही थोड़ा सा संशोधित रूप समाजवाद हो जाता है। जैसे कि साम्यवादी व्यवस्था ये कहती है कि हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह साम्यवादी व्यवस्था कहती है कि हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। वहीं समाजवादी व्यवस्था ये कहती है कि हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार और उसके कार्य के अनुसार। समाजवादी व्यवस्था यह कहती है कि जो कार्य जितना करेगा उतना ही उसको पारिश्रमिक प्राप्त होगा। वहीं साम्यवादी व्यवस्था में जैसा कि कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन किया और साम्यवादी व्यवस्था जो है उसमें हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार का प्रतिपादन साम्यवादी सिद्धांत में मिलता है। जैसा कि मार्क्स की थ्योरी को ले लेते हैं तो मार्क्स की थ्योरी में हम देखते हैं कि मार्क्स वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें कि सभी लोग सुखी रहें, सबको सबकी आवश्यकताएं पूरी होती रहें, किसी भी व्यक्ति के पास किसी प्रकार की कमी न हो। ये साम्यवादी व्यवस्था कही जाती है। लेकिन हम प्लेटो के साम्यवाद को देख सकते हैं कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वह उसका रूप दूसरा है। आधुनिक साम्यवाद का रूप दूसरा है। दोनों के आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में कुछ समानताएं भी मिलती हैं, कुछ विषमताएं भी मिलती हैं परंतु इनके स्वरूपों में अंतर मिलता है। जहां मार्क्स का साम्यवाद सबके लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, वहीं प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। यह अपने साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादक वर्ग की कोई बात नहीं करता है, यह केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। इसलिए नेटार्प ने प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद की संज्ञा दी है। नेटार्प ने प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद की संज्ञा दी है, अर्ध साम्यवाद की संज्ञा दी है। वहीं मैक्सी कहते हैं, मैक्सी, कि यदि आज प्लेटो जीवित होते हैं तो साम्यवादियों में सबसे बड़े साम्यवादी होते हैं। यदि आज प्लेटो जीवित होते हैं तो साम्यवादियों से भी बड़े साम्यवादी होते हैं। प्लेटो ने साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्यों? तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर वह साम्यवादी शासन व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। वह चाहता है कि साम्यवादी व्यवस्था में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी प्रकार का दोष नहीं होगा, किसी प्रकार की बुराई नहीं होगी और साम्यवादी शासन व्यवस्था से ही हम आदर्श राज्य की प्राप्ति कर सकते हैं, एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्लेटो के साम्यवादी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो प्लेटो के साम्यवादी विचारों पर सबसे पहला प्रभाव जो होता है स्पार्टा का होता है। स्पार्टा, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि स्पार्टा की शासन प्रणाली कैसी थी, स्पार्टा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में आपको हम पिछले वीडियो में अवगत करा चुका हूं। तो स्पार्टा की व्यवस्था का प्रभाव प्लेटो के मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। प्लेटो यह देखता है कि स्पार्टा में स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त है, स्त्रियों को भी पुरुषों के समान स्थान प्राप्त था। यानी कि जो कार्य पुरुष करते थे वह कार्य स्त्रियां करने के लिए भी स्वतंत्र होती थीं। यानी कि स्त्री और पुरुषों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। यदि पुरुष शासक हो सकते थे तो स्त्रियां भी शासक हो सकती थीं और स्त्रियां भी सैनिक वर्ग में सम्मिलित होती थीं। यानी कि जो अधिकार पुरुष को प्राप्त थे, जो कार्य पुरुष को प्राप्त थे, वह सारे कार्य स्त्रियों को भी प्राप्त होता था। स्पार्टा के अंतर्गत बालकों को 7 वर्ष की अल्पायु में ही राज्य के संरक्षण में ले लिया जाता था। परिवार का दायित्व नहीं था पालन पोषण करने का, राज्य के संरक्षण में ले लिया जाता था और राज्य ही उन बालकों का पालन पोषण करता था। उनके लिए
सार्वजनिक आवास और सार्वजनिक भोजनालयों की सुविधा थी। लड़के और लड़कियों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी, लड़के और लड़कियों को समान रूप से प्रशिक्षण दिया जाता था और इसका जो मूल उद्देश्य था वह सैनिक था, यानी कि सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करना। एक कुशल सैनिक, वीर योद्धा, साहसी, उत्साही सैनिक पैदा करना, ये स्पार्टा का उद्देश्य था। तो स्पार्टा जो है सैनिक दृष्टि से काफ़ी शक्तिशाली होता है। तो हम देखते हैं कि स्पार्टा में सबको समानताएं प्राप्त थी, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। यदि पुरुष शासक हो सकता था तो स्त्रियां भी शासक हो सकती थी। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि दूसरा प्रभाव जो होता है क्रीट भी यूनानी का एक प्रदेश होता है। क्रीट में सामूहिक कृषि का प्रचलन था। सामूहिक कृषि होती थी क्रीट में, और सभी लोग मिलजुल कर खेती करते थे और खेत से जो भी अनाज पैदा होता था उसको मिलकर बांट लेते थे। तो इस तरह से वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्थाएं थी, साम्यवादी शासन व्यवस्था का कुछ अंश मिलता है। और वहीं पाइथागोरस कहा करता था, वहीं पाइथागोरस के अनुयायी कहा करते थे कि मित्रों की संपत्ति साझी संपत्ति है। मित्रों की संपत्ति साझी वस्तुएं हैं। मित्रों की संपत्ति साझी वस्तुएं हैं। पाइथागोरस के अनुयायी कहा करते थे कि मित्रों की जो संपत्ति है वह सबकी संपत्ति है, वह साझी संपत्ति है। तो इस तरह से प्लेटो के विचारों के ऊपर विभिन्न परिस्थितियों का, विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है। क्रीट में सामूहिक कृषि का प्रचलन होता है, तो क्रीट के साम्यवादी व्यवस्था को भी प्लेटो देखता है, स्पार्टा की व्यवस्था को देखता है, पाइथागोरस का अध्ययन करता है। पाइथागोरस ने भी अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। तो इन सब विचारों का प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ता है। आइए हम देखते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद का आधार क्या है, किस आधार पर वह साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। पहला आधार जो है मनोवैज्ञानिक। प्लेटो यह चाहता था कि जो शासक वर्ग हैं वह अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, और तभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे जब साम्यवादी व्यवस्था का पालन करेंगे। साम्यवादी व्यवस्था का जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक ये अपने कर्तव्यों से विमुख होते रहेंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। जब इनके ऊपर साम्यवादी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी तो शासक वर्ग का कार्य होगा, सैनिक वर्ग का कार्य होगा केवल शासन करना और देश की सुरक्षा करना, राष्ट्र की सुरक्षा करना, समाज की सुरक्षा करना, ये सैनिक वर्ग का कार्य होगा। और शासक वर्ग का कार्य होगा कि वह शासन के लिए नीतियां बनाएं, योजनाएं बनाएं, राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में परिणित करने के लिए प्रयास करें। तो ये शासक वर्ग का कार्य होगा, सैनिक वर्ग का कार्य होगा। तो इस तरह से प्लेटो मनोवैज्ञानिक आधार पर साम्यवाद का प्रतिपादन करता है। वहीं राजनीतिक आधार पर भी साम्यवाद का प्रतिपादन करता है। राजनीतिक आधार पर वह कहता है कि संपत्ति और परिवार से दूर रहकर ही सर्वोत्तम शासन किया जा सकता है। यानी कि राजनीति करने के लिए हमें यह जरूरी है कि हम संपत्ति से दूर रहें और परिवार से भी दूर रहें। जब तक संपत्ति और परिवार से दूर नहीं रहेंगे तब तक हम राजनीति नहीं कर सकते हैं। और एक अच्छी राजनीति तभी की जा सकती है जब हम विभिन्न प्रकार के दायित्वों से मुक्त रहें। हमारे ऊपर परिवार का न दायित्व हो, परिवार का उत्तरदायित्व न हो, न सामाजिक उत्तरदायित्व हो, केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का उत्तरदायित्व यदि हमारे ऊपर है तभी हम राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, तभी हम राजनीति कर सकते हैं या राज्य के शासन क्रियाओं में भाग ले सकते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक आधार पर भी साम्यवाद का प्रतिपादन करता है। व्यवहारिक आधार पर भी प्लेटो साम्यवाद का प्रतिपादन करता है। वह कहता है कि केवल विवेक और गुणी लोग ही शासन सत्ता में रहें और संपत्ति से दूरी बने रहें। यानी कि जो शासक वर्ग है इनमें क्या होगा, विवेक होगा। शासक वर्ग में विवेक होगा और गुण होगा, साहस होगा, संयम होगा। यह सब शासक वर्ग के पास ही, संरक्षक वर्ग के पास ही देखा जा सकता है। उत्पादक वर्ग के पास ऐसे गुण नहीं मिलते हैं। संरक्षक वर्ग के पास
ये सारे गुण मिलते हैं। तो इसलिए जो गुणी लोग हैं, जो विवेकवान लोग हैं, वह सत्ता में रहें और सत्ता में रहकर ही वह कुशल प्रशासन कर सकते हैं, सत्ता के लिए योगदान दे सकते हैं, राज्य के लिए योगदान दे सकते हैं। तो व्यवहारिक आधार पर भी प्लेटो साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। दार्शनिक आधार, जो दार्शनिक आधार है, प्लेटो ये चाहता था कि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो और दार्शनिक शासक की स्थापना हो और दार्शनिक शासक के द्वारा आदर्श राज्य का संचालन किया जाए। यानी कि वह राज्य को सद्गुणों के उच्चतम शिखर पर पहुंचाना चाहता था, राज्य को सद्गुणों के उच्चतम शिखर पर पहुंचाना चाहता था। वह चाहता था कि राज्य में सभी लोग सद्गुणी हों, सभी लोग नैतिक हों और जो शासन किया जाए वह लोक कल्याण के लिए किया जाए, और जब लोक कल्याण के लिए शासन किया जाएगा तभी राज्य की उन्नति हो सकती है। तो वह चाहता था कि ऐसे गुण सिर्फ अभिभावक वर्ग ही कर सकता है, संरक्षक वर्ग में ही ऐसे गुण मिल सकते हैं जिनमें जो दार्शनिक हो सकते हैं, या लोक कल्याण की भावना हो सकती है, परहित हो सकता है, जो स्वार्थ से दूर हो सकते हैं, भ्रष्टाचार से दूर हो सकते हैं, अनैतिकता से दूर हो सकते हैं। तो इस तरह से वह दार्शनिक आधार पर केवल संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। तो प्लेटो चाहता था कि साम्यवाद के द्वारा राज्य की समस्त बुराइयां दूर हो जाएंगी, क्योंकि प्लेटो ने देख चुका था, प्लेटो अपने तत्कालीन यूनान में देख चुका था कि इतने भ्रष्टाचार हैं, लोग संपत्ति के लिए एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं और संपत्ति एकत्रित करने के लिए अनेक प्रकार के अनैतिक साधन अपना लिए हैं। शासन में भी भ्रष्टाचार है, तो प्लेटो शासन में संपत्ति के कुप्रभावों को देख चुका था, परिवार के कुप्रभावों को देख चुका था। तो प्लेटो यह देख चुका था कि यूनान में परिवार का और संपत्ति का काफ़ी कुप्रभाव, संपत्ति के कुप्रभावों को देख चुका था, इसलिए उसने संपत्ति का उन्मूलन कर दिया। जैसा कि सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो की दृढ़ मान्यता थी, सेबाइन का कहना है, सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो की दृढ़ मान्यता थी कि शासन के ऊपर धन का बहुत खराब असर पड़ता है। यानी कि प्लेटो की यह मान्यता थी कि शासन के ऊपर धन का बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। तो इस बुराई को दूर करने के लिए प्लेटो को यही उपाय सूझा कि जहां तक सैनिकों और शासकों के संबंध में वह धन का ही अंत कर दिया। यानी कि प्लेटो ने यह सोचा कि धन का बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए सैनिक वर्ग से और शासक वर्ग से उसने धन को ही समाप्त कर दिया, यानी कि धन का ही उन्मूलन कर दिया, ये इनके पास संपत्तियां नहीं रहेगी। तो इस तरह से प्लेटो ने दो प्रकार के साम्यवाद का प्रतिपादन करता है। पहला है ये जो कम्युनिज्म है, दो है, पहला है संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, और दूसरा है परिवार का साम्यवाद। दूसरा परिवार का साम्यवाद, परिवार या पत्नियों का साम्यवाद। हम देखते हैं पहले संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो ने जो साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन किया है वह दो प्रकार की साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। पहला संपत्ति और परिवार, और ये जो संपत्ति और परिवार का साम्यवाद का प्रतिपादन करता है यह केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। उत्पादक वर्ग के लिए यह नहीं है, यह केवल किसके लिए? संरक्षक वर्ग के लिए है। तो प्लेटो यह कहता है कि शासक वर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए, शासक वर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए। यानी कि जो शासक है उसको सोने का स्पर्श नहीं करना चाहिए, और स्त्रियों और उसके व्यक्तिगत परिवार नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके पास धन नहीं होना चाहिए, उसके परिवार नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि धन रहेगा और यदि परिवार रहेगा तो वह धन और परिवार के लोभ में पड़कर वह राजनीति में अपने स्वार्थों की पूर्ति करेगा, फिर वह
राजनीति के द्वारा सद्गुणों की स्थापना नहीं कर सकता है। वह राजनीति के द्वारा अपने हितों की पूर्ति करता रहेगा। जैसे परिवार के लिए धन कमाएगा, परिवार के लोगों को राजनीतिक पदों पर स्थापित करने का प्रयास करेगा, जैसा कि वर्तमान समय में होता है। तो प्लेटो ये चाहता था कि शासक वर्ग हैं उनको संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनके लिए सब कुछ जो होती, उस शासक वर्ग के लिए संपत्ति नहीं होनी चाहिए, न तो परिवार होना चाहिए या उनकी खुद की पत्नियां नहीं होनी चाहिए, वह खुद की पत्नियां भी नहीं होनी चाहिए। तो वह कहता है संरक्षक वर्ग को संपत्ति, तो प्लेटो संरक्षक वर्ग को संपत्ति विहीन रखने के लिए कई प्रकार की व्यवस्था करता है। वह कहता है कि यह जो शासक वर्ग होगा वह सामूहिक आवास में रहेंगे, सामूहिक आवास में रहेंगे, शासक वर्ग या सैनिक वर्ग सामूहिक आवास में रहेंगे, या शासक वर्ग के पास छोटा घर होगा, छोटा सा घर होगा। यानी कि इनका यह कहना है कि शासक के पास अपना घर नहीं होगा, अपना महल नहीं होगा, बल्कि एक छोटा सा घर होगा जिसमें वह अपना जीवन यापन कर सकें, आसानी से रह सकें। इसी तरह से सैनिकों के पास जो होगा उनके पास सामूहिक आवास की व्यवस्था होगी, सामूहिक भोजनालय की व्यवस्था होगी, सारे सैनिक एक साथ रहेंगे। और वहीं शासक वर्ग जो होंगे उनके पास छोटे छोटे मकान होंगे, बहुत बड़े मकान नहीं होंगे, छोटे छोटे मकान होंगे, और उनके पास संपत्ति उतनी ही होगी जितने की वह आवश्यकताएं पूरी कर लें। यानी कि एक वर्ष के अंतर्गत उतनी ही संपत्ति उनके पास होनी चाहिए कि वर्ष बीतते बीतते वह संपत्ति समाप्त हो जाए। संपत्ति का संचय उनको नहीं करना चाहिए, संपत्ति का संचय वह न करें। प्लेटो कहता है कि सोने चांदी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सोने चांदी का स्पर्श शासक वर्ग के लिए, सैनिक वर्ग के लिए यह निषिद्ध करता है। प्लेटो शासक वर्ग के लिए और सैनिक वर्ग के लिए सोने चांदी का स्पर्श निषिद्ध करता है। इस तरह से प्लेटो कहता है कि शासक वर्ग के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, संपत्ति उतनी ही होनी चाहिए जितने से कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। के पास इतनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए कि संपत्ति के लोभ में पड़ जाएं, यानी कि संपत्ति के लोभ में आकर वह बड़े बड़े इमारतें बनाने लगें और बड़े बड़े आवास बनाने लगें, विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। क्योंकि प्लेटो यह देख चुका था संपत्ति का प्रभाव, कि संपत्ति ने लोगों को विलासी बना दिया है, भ्रष्ट बना दिया है, अनैतिक बना दिया है। तो प्लेटो यह चाहता था कि लोगों के पास जब संपत्ति नहीं रहेगी तब लोग विलासी जीवन नहीं जिएंगे, भ्रष्ट जीवन से दूर रहेंगे, लोग नैतिकता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो इस तरह से प्लेटो यह चाहता था कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक ही व्यक्तियों के हाथों में न हो, राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में न हो, क्योंकि वह राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण के कुप्रभावों को देख चुका था। जैसा कि वेपर कहते हैं कि एक ही हाथों में राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण ने विश्व में अनेक कष्टों को जन्म दिया है। वेपर कहते हैं कि एक ही हाथों में राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण ने विश्व में अनेक कष्टों को जन्म दिया है। यानी कि प्लेटो ये चाहता था कि राजनीतिक शक्ति अलग हो और आर्थिक शक्ति अलग हो, इसलिए आर्थिक शक्ति वह पूर्ण रूप से उत्पादक वर्ग को देता है। उत्पादक वर्ग क्या करेगा, वह व्यापार का काम करेगा, उत्पादन का काम करेगा। लेकिन ये जो संरक्षक वर्ग होंगे यह केवल शासन का कार्य करेंगे और केवल शासन का कार्य करेंगे। इनके पास न तो संपत्ति नहीं होगी, क्योंकि संपत्ति लोगों को भ्रष्ट करती है। जिस तरह से लॉर्ड एक्टन कहता है कि शक्ति लोगों को भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति लोगों को पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। इसी तरह से यह भी लागू किया जा सकता है कि संपत्ति लोगों को भ्रष्ट करती है और अधिक संपत्ति लोगों को पूर्ण भ्रष्ट कर देती है। तो प्लेटो यह चाहता था कि संपत्ति का कुप्रभाव शासक वर्ग के ऊपर न पड़े, शासक वर्ग के ऊपर संपत्ति का कुप्रभाव न पड़े। शासक वर्ग संपत्ति विहीन रहेंगे, संपत्ति इनके पास नहीं होगी, इनके पास उतनी ही संपत्ति होगी जितने से की आवश्यकताएं पूरी कर सकें, इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है, जो संपत्ति का साम्यवाद है, वह शासक वर्ग को, संरक्षक वर्ग को, सैनिक वर्ग को वह संपत्ति से दूर रखना चाहता है। उनके पास उतनी ही होगी जितने से कि वह अपना भोजन
भोजन जितने से कि वह अपने भोजन की व्यवस्था कर सकें, रहने की व्यवस्था कर सकें। उनके पास कोई फालतू खर्चे नहीं होंगे, उनके पास फालतू खर्चे नहीं होंगी, फालतू आवश्यकताएं नहीं होंगे। वह अपना पूरा जीवन राज्य के कार्यों में ही लगा देंगे। अपना पूरा जीवन वह राज्य के कार्यों में ही लगा देंगे और राज्य के लिए ही उनका जो व्यक्तित्व है वह राज्य के लिए ही है, वह राज्य के लिए ही बने हैं और राज्य एक आदर्श राज्य की स्थापना में ही वह सहयोग देंगे। उनका अस्तित्व और कुछ नहीं है, उन राज्य से अलग हटकर उनका अस्तित्व नहीं। जैसा कि प्लेटो कहता है कि राज्य का निर्माण उसमें रहने वाले व्यक्ति के चरित्र से होता है, वह बलूत के वृक्ष या चट्टानों से नहीं होता है। यानी कि जब सभी लोग चरित्रवान हो जाएंगे, नैतिक हो जाएंगे, तब एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। आइए देखते हैं स्त्रियों का साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद क्या है। यह परिवार या पत्नियों का साम्यवाद है। परिवार या पत्नियों के साम्यवाद के संबंध में प्लेटो के ऊपर स्पार्टा का प्रभाव पड़ता है और एथेंस का भी प्रभाव पड़ता है। जैसा कि एथेंस में जो स्त्रियों की दशा थी वह काफ़ी खराब थी। स्त्रियों को पढ़ने लिखने के लिए बहुत अधिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनको उतनी ही शिक्षा दी जाती थी कि वह गृह कार्य में दक्ष हो सकें, वह गृह कार्य को कर सकें, बच्चों का पालन पोषण कर सकें, पुरुषों की सेवा कर सकें। स्त्रियों की जो स्थिति थी वह चहारदीवारी के अंदर ही सिमट कर रह गई थी। तो प्लेटो स्त्रियों की दुर्दशा को देख चुका था। प्लेटो स्त्रियों की दुर्दशा को देख चुका था। वह चाहता था कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समकक्ष स्थान प्राप्त हो। जैसा कि स्पार्टा में स्त्री और पुरुष समान थे, प्लेटो एथेंस में भी स्त्रियों को समानता लाने का पक्षधर होता है। वह कहता है कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो। तो स्त्रियों को उस चहारदीवारी से बाहर निकालना चाहता था। प्लेटो यह मानता था कि स्त्रियां केवल लिंग में अलग हैं, केवल वह लैंगिक रूप से अंतर है। स्त्री और पुरुषों में केवल लैंगिक रूप से अंतर है, बाकी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसमें अंतर नहीं है। जितनी बुद्धि पुरुषों में होती है और उतनी बुद्धि स्त्रियों में भी होती है। यदि पुरुष पढ़ लिखकर या कुशल या कठोर प्रशिक्षण के द्वारा सैनिक बन सकते हैं, शासक बन सकते हैं, तो स्त्रियां क्यों नहीं बन सकती हैं। स्त्रियों को भी कठोर प्रशिक्षण के द्वारा शासक बनाया जा सकता है, सैनिक बनाया जा सकता है। यदि जो कार्य पुरुष कर सकता है वही कार्य स्त्रियां भी कर सकती हैं। तो इस तरह से प्लेटो स्त्री और पुरुषों के बीच केवल शारीरिक भेदभाव को स्थापित करता है, बाकी क्रियाकलाप, एक्टिविटी और मानसिक अंतर को वह स्वीकार नहीं करता है। तो वह स्त्रियों को भी पुरुषों के समकक्ष स्थान देना चाहता है। इसलिए प्लेटो को स्त्री स्वतंत्रता का या स्त्रियों के स्वतंत्रता का प्रथम प्रतिपादक कहा जाता है, क्योंकि स्त्रियों को उसने पुरुषों के समान लाने का प्रयास किया है। और स्त्रियों को समानता स्थापित करने के लिए उसने परिवार या पत्नियों की साम्यवादी धारणा दी है। अब आइए देखते हैं कि ये है क्या, पत्नियों का या परिवार का साम्यवाद है क्या। जिस तरह से चूंकि प्लेटो कहता है कि शासक वर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए। शासक वर्ग को कंचन और कामिनी यानी कि सोने का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्रियों, उनकी व्यक्तिगत पत्नियां भी नहीं होनी चाहिए, स्त्रियां भी उनके पास नहीं होनी चाहिए। प्लेटो इस तरह की व्यवस्था करता है कि लोगों के पास परिवार न रहे, क्योंकि प्लेटो देख चुका था, परिवार के भी कुप्रभाव को देख चुका था। इसलिए उसने परिवार का भी उन्मूलन कर दिया कि लोग प्लेटो कहता है कि परिवार का मोह संपत्ति से भी बड़ा होता है। यानी कि परिवार का मोह संपत्ति से भी बड़ा होता है। यदि आपको कुछ पैसे अगर दिए जाएं और परिवार को छोड़ने के लिए कहा जाए तो आप नहीं छोड़ सकते। शायद आप संपत्ति का त्याग कर सकते हैं, लेकिन परिवार का त्याग नहीं कर सकते हैं। पुत्र मोह, पत्नी मोह का त्याग आप नहीं कर सकते हैं। तो प्लेटो यह चाहता था कि शासक वर्ग इन सभी माया जाल से मुक्त हो, उसको न पुत्र का मोह हो, न पत्नी का मोह हो। उसके पास जब कोई नहीं रहेगा तो अपना सर्वस्व जीवन
कहाँ लगा देगा? राज्य में लगा देगा। राज्य के लिए ही वह अपना जीवन लगा देगा, क्योंकि उसके पास न पत्नियां होंगी, न बच्चे होंगे, न संपत्ति होंगी। इस तरह से वह एक सन्यासी की तरह से हो जाएगा। इस तरह से वह कैसे हो जाएगा? सन्यासी की तरह से हो जाएगा, जिसके पास न परिवार होंगे, न संपत्ति होगी। उतनी ही संपत्ति होगी जितने से वह अपनी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी कर सके। वह बहुत बड़ा अमीर नहीं होगा। तो प्लेटो यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार देता है। प्लेटो अब कहता है कि जो स्त्रियां होंगी, अब चूंकि जब स्त्रियों को पुरुषों से संरक्षक वर्ग से अलग कर दिया गया, संरक्षक वर्ग से स्त्रियों को जब अलग कर दिया गया है, स्त्रियों को अलग कर दिया गया है, तो अब संतानोत्पत्ति कैसे होगी, या वंश कैसे चलेगा, संरक्षक वर्ग का वंश कैसे चलेगा? इसके लिए वह कहता है कि जो भी सभी लोग, चूंकि वह कहता है कि चूंकि प्लेटो शिक्षा के लिए स्त्रियों को भी समान अधिकार देता है। वह कहता है कि स्त्रियां भी समान रूप से पढ़ेंगी, स्त्रियां भी समान रूप से पढ़ेंगी, यानी कि लड़कियां भी, लड़के और लड़कियों में कोई असमानता स्थापित न होगी। जिस प्रकार से प्रशिक्षण लड़के प्राप्त करते जाएंगे, वही प्रशिक्षण लड़कियां भी प्राप्त करती जाएंगी। यानी कि 6 से 18 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 18 से 20 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 30 से 35 वर्ष, 35 से 50 वर्ष। अब वह कहता है कि जब पढ़ लिख कर स्त्रियां भी संरक्षक वर्ग के पदों पर नियुक्त हो जाएंगी, संरक्षक वर्ग के पदों पर नियुक्त हो जाएंगी, स्त्रियां भी शासन के विभिन्न पदों पर नियुक्त हो जाएंगी, पुरुष भी विभिन्न पदों पर नियुक्त होंगे। तो अब यहाँ प्लेटो कहता है कि संरक्षक वर्ग की जितनी स्त्रियां होंगी, संरक्षक वर्ग की जितनी स्त्रियां होंगी, यानी कि महिलाएं होंगी, जितनी स्त्रियां होंगी, जितनी महिलाएं होंगी, वह संरक्षक वर्ग के सभी पुरुष की पत्नियां होंगी, सभी पुरुष की पत्नियां होंगी। ये महिलाएं हैं, यह महिलाएं सभी पुरुष की पत्नियां होंगी, और पुरुष जो होंगे सभी महिलाओं के पति होंगे। किसी भी पुरुष का किसी भी महिला से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा, वैवाहिक संबंध नहीं होगा। वह विवाह संस्था का उन्मूलन कर देता है। प्लेटो विवाह संस्था का उन्मूलन कर देता। वह कहता है कि किसी एक पुरुष का किसी एक महिला से विवाह नहीं होगा, बल्कि जितने भी पुरुष होंगे और जितनी भी महिलाएं होंगे, सब एक दूसरे के पति पत्नी होंगे, सब एक दूसरे के पति पत्नी होंगे। और जो उसमें विधायकों के द्वारा संतान उत्पत्ति करने के लिए पुरुष पर्ची व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी, यानी कि पर्चियों के माध्यम से इनको सहवास की सुविधा दी जाएगी। यानी कि उनको पर्ची के माध्यम से लॉटरी पद्धति के द्वारा यह निकाला जाएगा कि कौन पुरुष किस महिला के साथ सहवास करेगा, यानी कि किस महिला के साथ वह रहेगा, केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए। तो इस तरह से वह कहता है कि जो महिलाएं होंगी और जो पुरुष होंगे वो सब आपस में पति पत्नियां होंगे। और जब इस तरह से प्लेटो यह कहता है कि सभी पुरुष सभी महिलाओं के पति होंगे, यानी कि यह एक स्त्री किसी एक पुरुष की पत्नी नहीं होगी। जितने भी संरक्षक वर्ग के पुरुष होंगे और जितने भी संरक्षक वर्ग की स्त्रियां होंगी, वह सब एक दूसरे की पति पत्नियां होंगी। किसी का वैयक्तिक संबंध किसी भी पुरुष का किसी भी स्त्री से व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं होगा, बल्कि लॉटरी माध्यम के द्वारा उनको एक साथ रहने की अनुमति दी जाएगी। संतान उत्पन्न करने के लिए उनको एक साथ रहने की अनुमति दी जाएगी। प्लेटो कहता है कि जो स्त्रियां होंगी वह 20 से 40 वर्ष तक संतान उत्पत्ति कर सकती हैं, और जो पुरुष होंगे वह 25 से 55 वर्ष तक संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लेटो स्त्रियों की संतान उत्पत्ति करने के लिए आयु भी निर्धारित करता है। वहीं पुरुषों की आयु निर्धारित करता है कि 40 वर्ष से, स्त्रियों को 40 वर्ष से अधिक नहीं और पुरुषों को 55 वर्ष से अधिक नहीं संतान उत्पन्न करना चाहिए। उसके पश्चात जो संतान उत्पत्ति होगी वह अवैध समझे जाएंगे, या तो उनका गर्भपात करा दिया जाएगा। संतान करने की जो आयु होती है वह केवल 25 से 55 वर्ष पुरुषों की होती है और 20 से 40 वर्ष महिलाओं की होती है। इसके बाद अगर संतान उत्पन्न होते हैं तो संतान उत्पन्न नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको गर्भपात भी करा दिया जाएगा। इस तरह से प्लेटो जनसंख्या नियंत्रण पर भी बल देता है।
वह कहता है कि स्त्रियों और पुरुषों के संयोग से जो बालक उत्पन्न होंगे यानी कि ये जो बालक उत्पन्न होंगे, इन बालकों को राज्य के संरक्षण में लिया जाएगा। जन्म से ही इनको राज्य के संरक्षण में ले लिया जाएगा और राज्य के द्वारा पालन पोषण किया जाएगा। जो बच्चे हैं वह अपने माता पिता को नहीं जान सकेंगे और माता पिता अपने बच्चों को नहीं जान सकेंगे। इस तरह से मायावी संसार का अंत हो जाएगा। मायावी संसार यानी कि बच्चे जो माता पिता होंगे उनको अपने बच्चों के प्रति मोह नहीं होगा, बच्चों के प्रति प्रेम नहीं होगा। जो बच्चे होंगे वह माता पिता को पहचान नहीं पाएंगे। तो इस तरह से प्लेटो एक स्त्रियों की साम्यवाद की व्यवस्था करता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की समान होंगी, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। उनसे जो बच्चे, स्त्री और पुरुष से जो बच्चे पैदा होंगे वह राज्य के संरक्षण में रहेंगे और सारे लड़के और लड़कियां सभी लोग एक साथ रहेंगे। यानी कि जो उनके द्वारा संतान उत्पत्ति की जाएगी, उनसे जो संतान उत्पन्न होंगे वह सारे लोग एक साथ रहेंगे। सबको राज्य में प्रशिक्षण दिया जाएगा और राज्य के लिए ही कार्य करेंगे। यहाँ प्लेटो उत्पादक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था नहीं करता है। वह कहता है, वह उत्पादक वर्ग के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करता है। प्लेटो कहता है कि यह केवल शासक वर्ग या संरक्षक वर्ग के लिए होगा। उत्पादक वर्ग के पास पत्नियां होंगी, बच्चे होंगे, क्योंकि जब पत्नी और बच्चे होंगे तो सारे लोग मिलकर कार्य करेंगे और उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। वह अधिक से अधिक, जितने भी बड़ी फैमिली होगी उतने ही अधिक उत्पादन भी होगा। क्योंकि उस समय सारा उत्पादन कृषि आधारित था। वर्तमान समय के उद्योग धंधे मशीनें थी नहीं, तो कृषि आधारित, यानी कृषि में जितने अधिक वर्कर होंगे, जिसके पास जितने अधिक परिवार होंगे, वह उतना अधिक उत्पादन में सहयोग कर सकता है। तो प्लेटो इस तरह से साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करता है, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। लेकिन प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था की आलोचना भी की जाती है विभिन्न विद्वानों के द्वारा, और इसका सबसे बड़ा आलोचक है अरस्तु। प्लेटो का शिष्य अरस्तु ही इसका सबसे बड़ा आलोचक है। अरस्तु के बारे में प्लेटो कहा है कि अरस्तु उस घोड़ी की बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध पी लेने के पश्चात उसी को लात मार देता है। यानी कि अरस्तु बड़ा आलोचक हो जाता है प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था का, क्योंकि अरस्तु संपत्ति को अनिवार्य मानता है। वह कहता है कि संपत्ति व्यक्ति के लिए आवश्यक है। संपत्ति के बिना आतिथ्य सत्कार नहीं किया जा सकता है, संपत्ति के बिना कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जा सकता है। जब तक कि व्यक्ति को संपत्ति से लगाव नहीं होगा तब तक वह कार्य नहीं करेगा। यह प्लेटो कहता है कि संपत्ति दार्शनिक, यह प्लेटो शासक वर्ग को संपत्ति से दूर रखना चाहता है। ऐसे में शासक वर्ग यदि संपत्ति से दूर रहेगा तो फिर वह किसके लिए करेगा और क्यों करेगा? उसमें रुचि नहीं पैदा होगी, उसमें लगाव नहीं पैदा होगा। वहीं प्लेटो स्त्रियों की साम्यवाद की व्यवस्था करता है। वह कहता है कि स्त्रियां और पुरुषों एक दूसरे के साथ, यानी कि कोई किसी की व्यक्तिगत, वह कहता है कि किसी की कोई व्यक्तिगत पत्नी नहीं होगी, सबकी पत्नियां होंगी, सबकी पत्नियां होंगी। संरक्षक वर्ग के अंतर्गत सबकी पत्नियां होंगी, सबके पति होंगे, सब एक दूसरे के साथ सहवास करेंगे। तो यहाँ अरस्तु जो कहता है इसकी आलोचना करता। यहाँ अरस्तु प्लेटो की इस संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना करता है। प्लेटो कहता है कि यह अराजकता को जन्म देगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा, क्योंकि परिवार पवित्र संस्था है। परिवार जो है यह पवित्र संस्था है, परिवार के बगैर व्यक्ति नहीं रह सकता है। प्लेटो ने जो बालकों को ले लेने की व्यवस्था की है यह अमानवीय है, यह अमानवीय कृत्य है, क्योंकि जब बच्चों का जो पालन पोषण होता है वह माता पिता के द्वारा होता है। बच्चे जो होते हैं वह वात्सल से वंचित हो जाएंगे, प्रेम से वंचित हो जाएंगे, प्यार और दुलार से बच्चे वंचित हो जाएंगे। उनका जो मस्तिष्क होगा वह विकृत होगा, क्योंकि जब बच्चे छोटे से आयु में राज्य के संरक्षण में दे दिए जाएंगे तो वो माता पिता के वात्सल्य को नहीं जान सकेंगे, माता पिता के महत्व को नहीं जान सकेंगे। इस तरह से विवाह जैसी संस्था, माता पिता जैसा पवित्र संबंध, यह समाज से दूर होता चला जाएगा। तो इस तरह से विभिन्न विकृतियों को जन्म देगा, विभिन्न अराजकता को जन्म देगा, विभिन्न भ्रष्टाचार को जन्म देगा, क्योंकि हर पुरुष एक सुंदर स्त्री को पाना चाहता है, और सुंदर स्त्री पाने के लिए संरक्षक वर्ग में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि सभी संरक्षक वर्ग सुंदर स्त्रियां पाना चाहेंगे, तो सभी सुंदर स्त्रियों को पाने के लिए संरक्षक वर्ग में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। जिस तरह से जो प्लेटो का साम्यवादी व्यवस्था है यह अव्यवहारिक है,
यह धरातल पे नहीं उतरती है, इसका कोई आधार नहीं है, यह केवल एक स्वप्न है, एक कल्पना है। तो प्लेटो ने साम्यवाद की धारणा दिया है वह बिल्कुल नितांत असत्य और मूर्खतापूर्ण है। प्लेटो ने अपनी साम्यवादी धारणा एक आदर्श राज के लिए दी है, लेकिन जो प्लेटो इस संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था करता है, स्त्रियों की साम्यवाद की व्यवस्था करता है, यह नितांत अव्यवहारिक है। इसको हम धरातल पे ला नहीं सकते हैं। अगर इसको लागू किया जाए तो अनेक प्रकार की अराजकताएं व्याप्त हो जाएंगी। तो प्लेटो के साम्यवाद में बस इतना ही। मेरा अगला वीडियो होगा दार्शनिक शासक पर। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।